हेलो नमस्कार साथियों, मैं नीरज मिश्रा आप सभी का स्टडी 91 में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है आप सब देख ही पा रहे होंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। और आज का यह टॉपिक आपके इंडियन इकोनॉमी का आखिरी टॉपिक है। आज जो टॉपिक का डिस्कशन होने वाला है उसमें मुख्य रूप से हम बात करेंगे योजना आयोग के बारे में, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी के बारे में, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में और पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, साथ ही नीति आयोग। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन लगभग बनना निश्चित रहता है, तो उसी के सिलसिले में आज बात होनी है इस पर। तो देखते हैं कि एक अच्छे तरीके से सभी अपने काम को छोड़ करके अपने स्क्रीन पर अच्छे तरीके से सेटल होइए और एकदम अच्छे तरीके से इसको कवर करने का प्रयास करिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं योजना आयोग। क्या शुरू करते हैं? योजना आयोग के बारे में बात करते हैं साथियों। देखिए, जब आपका देश स्वतंत्र हुआ तो योजना बनाने के लिए, योजना को लागू करने के लिए योजना आयोग का गठन किया गया। और साथियों, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ लेता है। तो योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950 को किया गया। साथ ही साथ इसका गठन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। देखिए क्या हुआ कि कहा जाता है योजना आयोग का मतलब है कि वह भारत का प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होगा और प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त आर्थिक सलाहकार योजना आयोग का उपाध्यक्ष होगा। और योजना आयोग अपना संपूर्ण कार्य पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से करेगा। किस योजना के माध्यम से? पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से। यानी जो अपना उसका कार्य का ढांचा होगा वो 5-5 साल में तोड़ करके देश के विकास की बात करेगा। तो उसी की कड़ी में देखते हैं इसका प्रमुख पंचवर्षीय योजना को, प्रमुख कार्य क्या है? पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना। यह एक संविधानेतर संस्था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संविधानेतर संस्था का मतलब है इसका संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं है। संविधानेतर का मतलब होता है संविधान से इतर या संविधान से अलग। कभी कभी असंवैधानिक भी हो सकता है, एग्जाम में पूछ ले, लेकिन असंवैधानिक एग्जाम में अब आता नहीं, संविधानेतर संस्था आती है। क्योंकि इसका संविधान में प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख नहीं है। क्या कह रहा है? क्योंकि इसका संविधान में प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी कोई भी उल्लेख नहीं है। यह एक परामर्शदात्री एवं सलाहकारी संस्था है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था, है नहीं, प्रधानमंत्री होता था। क्योंकि संख्या को, इस संस्था को अब खत्म कर दिया गया। कब? 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को खत्म कर दिया गया तथा इस समय इसके अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलूवालिया थे। कौन थे? मोंटेक सिंह आहलूवालिया। और प्रधानमंत्री कौन थे? तो अगर पीएम पूछ ले तो 2014 में 13 अगस्त को प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे साथियों? नरेंद्र मोदी जी थे। नरेंद्र मोदी जी थे। इसका मतलब यह है कि योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। समझिएगा, योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष क्या कहा गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगर पूछे कि प्रथम उपाध्यक्ष, योजना आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। योजना आयोग को भंग करने के पश्चात इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा कि नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया है? तो नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया। योजना आयोग को कब भंग किया गया? 13 अगस्त 2014 को भंग किया गया, लेकिन 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। कब? 1 जनवरी 2015 को। ठीक है साथियों, ये रही योजना आयोग से संबंधित। योजना आयोग भारत में सरकार की परामर्शदात्री और सलाहकारी संस्था के रूप में इसकी स्थापना की जाती है।
तो ये बात करते हैं आज की इसमें राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में। एनडीसी का कार्य क्या था? यह सपोर्ट करता था और राज्यों को कौन कौन सी योजनाओं की जरूरत है इसको परखता था, जानता था और केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपता था। एनडीसी का मतलब होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी राष्ट्रीय विकास परिषद। एनडीसी का मतलब क्या होता है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी राष्ट्रीय विकास परिषद। एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। देखिए साथियों, राष्ट्रीय विकास परिषद की बात किया जाए तो इसका गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को। एक क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन पूछता है यह एक कार्यकारी निकाय है तथा देश के पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करती है। जो देश में पंचवर्षीय योजना चलते थे उसका अनुमोदन का कार्य किसका था? तो उसके अनुमोदन का कार्य था राष्ट्रीय विकास परिषद का। 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना हुई। भारतीय संघ के सभी राज्यों, हाँ क्या, भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं योजना आयोग के सभी सदस्य इसके सदस्य होते थे तथा सभी केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासक था, सभी कैबिनेट मंत्री भी इसके सदस्य होते थे। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य कौन कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, यहां पर लिखा है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, योजना आयोग के सभी पदेन सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रशासक होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं तथा सभी कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं? इसके सदस्य होते हैं। भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। कौन? भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी का अध्यक्ष होता है। तो आपने दो चीजों को पढ़ा, योजना आयोग और एनडीसी। योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता है, एनडीसी उसका अनुमोदन करता है और देश में क्रियान्वयन करने का कार्य करता है। तो आइए अब हम लोग बात करेंगे पंचवर्षीय योजनाओं की। एक एक करके भारत में जितनी भी 12वीं पंचवर्षीय योजना, 12 पंचवर्षीय योजना बनी है, सबका हम लोग विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि आगे चीजें क्या है। ठीक है, तो चलिए, आपका सेशन क्या है? पंचवर्षीय योजना। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए कि पंचवर्षीय योजना में क्या है। पंचवर्षीय योजना क्या है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये ज्यादा है कि पंचवर्षीय योजना प्रथम, द्वितीय, तृतीय में आखिर हुआ क्या और कौन कौन से मॉडल हैं जो आपको एग्जाम में जानना चाहिए, जो आपको एग्जाम में जानने की जरूरत है, कटिबद्धता है, उसको आप लोग समझने का प्रयास करें। पंचवर्षीय योजना की बात करें तो पंचवर्षीय योजना का निर्माण हर 5-5 साल में योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद के सहयोग से होता था। हर 5-5 साल में। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से होती है और 2004 में समाप्त हो जाती है। कब? पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में होती है, 2004 में समाप्त हो जाती है। इसका अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री। और उपाध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त आर्थिक सलाहकार। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था साथियों और इसका उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त आर्थिक सलाहकार होता था। देखिए, आइए बात करते हैं पंचवर्षीय योजनाओं की। हर साल, हर 5 साल के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश के लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजना लागू की जाती थी। हर 5-5 साल में पंचवर्षीय योजना क्या होती थी? लागू की जाती थी देश के लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए। क्यों? क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं में ही योजनाएं होती थी। पंचवर्षीय योजना का मतलब कौन कौन सी योजना होने, कौन कौन से काम होने, कितना इन्वेस्ट करना है, सारी चीजें, सारा डाटा उसी में होता था। यह केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम था। केंद्रीकृत और एकीकृत, क्योंकि यह केंद्र सरकार का था इसलिए एकीकृत राष्ट्रीय कार्यक्रम था। इसे योजना आयोग 1951 से 2014 और नीति आयोग 2015 से 2020 द्वारा विकसित, निष्पादित और कार्यान्वित किया जाता है। ठीक है, इसका पदाध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था, एक मनोनीत उपाध्यक्ष भी होता है। मनोनीत उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त या मनोनीत, जो आर्थिक विशेषज्ञ हो, आर्थिक की नॉलेज हो, जिसके पास योजनाओं के बारे में अच्छी जानकारी हो, अच्छी पकड़ हो, वह इसका क्या होता था? उपाध्यक्ष होता था। चलिए अब हम बात करेंगे पहली पंचवर्षीय योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
यहां से पहली पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चंस क्या बनेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट, पहली पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? पहली पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपकी जो पहली पंचवर्षीय योजना है 5 साल के लिए होगी, तो 1951 से 1956 तक होगी, 1951 से 1956 तक होगी। देखिएगा, इसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 8 दिसंबर 1951 को भारत की संसद को पहली 5 साल की योजना प्रस्तुत की कि आने वाले 5 सालों में हम करने वाले क्या हैं। आने वाले 5 सालों में हम करने वाले क्या हैं, इसके लिए एक अच्छा बेहतरीन डाटा प्रस्तुत किया। किसने? भारत के प्रधानमंत्री ने, पहली पंचवर्षीय या प्रथम पंचवर्षीय योजना के रूप में। देखिए, यह योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ये आपको पता होना चाहिए। हेराल्ड डोमर मॉडल का उद्देश्य था कि कृषि का विकास करने से ही देश का विकास होगा। यानी इस योजना की प्राथमिकता क्या थी? इस योजना की प्राथमिकता थी कृषि का विकास। इस योजना की प्राथमिकता क्या थी? कृषि का विकास। अगर आपसे कोई पूछे एग्जामिनर कि पहली पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी दोस्त, तो आपको बताना होगा कि सर पहली पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी कृषि का विकास करना। किसका विकास करना? कृषि का विकास करना। ठीक है। इस योजना के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा, ये मैंने आपको बता दिया। इस पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं सिंचाई को प्राथमिकता दी गई है। कृषि और सिंचाई को। एक चीज यहां पर मैं ऐड करना चाहूंगा, इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भाखड़ा नागल परियोजना, ये इंपॉर्टेंट है। भाखड़ा नागल परियोजना, ब्यास नदी घाटी परियोजना तथा दामोदर नदी घाटी परियोजना का विकास किया गया, क्योंकि सिंचाई तो इसी से होगा ना। जब बांध बनाए जाएंगे तो क्या किया गया? भाखड़ा नागल परियोजना, ब्यास घाटी परियोजना और दामोदर नदी घाटी परियोजना का विकास किया गया। ठीक है, मतलब बनाया गया। इसका जीडीपी विकास लक्ष्य 2.1% रखा गया था कि देश की जीडीपी 2.1% ग्रोथ करेगी, जबकि हासिल की गई विकास दर 3.6% थी। यह शुद्ध घरेलू उत्पाद से 15% ऊपर गई। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी विकास हुआ, अच्छी योजना थी, सफल योजना थी। इस योजना की अवधि में लिखा हुआ है भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड सहित कई सिंचाई परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो आप सबको पता होना चाहिए, दामोदर नदी पर बना है। इस योजना की अवधि में आईआईटी खड़गपुर की स्थापना की गई। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि किस पंचवर्षीय योजना के लिए या किस पंचवर्षीय योजना में आईआईटी खड़गपुर की स्थापना की गई। तो पहली पंचवर्षीय योजना में आईआईटी खड़गपुर की स्थापना की गई। किस पंचवर्षीय योजना में? पहली पंचवर्षीय योजना में आईआईटी खड़गपुर की स्थापना की गई। तो साथियों, आप लोग शायद समझ गए होंगे, पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, कृषि की प्राथमिकता थी, आईआईटी खड़गपुर की स्थापना की गई और भाखड़ा नागल परियोजना, हीराकुंड परियोजना और ब्यास नदी घाटी परियोजना का विकास किया गया। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए साथियों, अब बात कर लेते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना। देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल आपके एग्जाम में कई बार पूछता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली। कब? द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली। यह योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थे। किस मॉडल पर? यह योजना, वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा नाम पीसी महालनोबिस। आप लोगों ने नाम सुना होगा, मैंने बताया है, पीसी महालनोबिस। और पीसी महालनोबिस को 1948-49 में गठित राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया था। ये मैंने आपको दिया है, पीडीएफ में भी दिया, आप लोग देख सकते हैं। 1948-49 में गठित राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया था। देखिए, इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था सर कि अगर हम कृषि का विकास करेंगे तो कृषि से जो उत्पाद प्राप्त होंगे उनके लिए इंडस्ट्री सेक्टर का भी विकास करना पड़ेगा। यानी कृषि और इंडस्ट्री दोनों के विकास को लेकर के बात की थी। किसने? पीसी महालनोबिस जी ने। और ठीक भी था, इससे भी देश का अच्छा विकास होगा। क्यों? आपको पता है कि आप कृषि में कितना भी उत्पाद बनाएं, आप कृषि में कितना भी उत्पाद तैयार करते हैं, बनाते हैं, लेकिन अगर आपको
अच्छा प्रॉफिट कमाना है तो उसका अच्छे से न्यूट्रलाइजेशन करना होगा। उसके लिए आप कितनी भी गन्ना पैदा कर लें, अगर चीनी मिल नहीं होगी तो आपका काम सही तरीके से नहीं हो सकता, आप धनार्जन अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि ये इनका मुख्य उद्देश्य था। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू तथा उपाध्यक्ष कृष्णामाचारी थे। कौन थे? कृष्णामाचारी। कृष्णामाचारी भारत देश के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं और मैंने आपको बताया था इन्हीं के शासनकाल में जब कृष्णामाचारी भारत देश के वित्त मंत्री थे तभी बजट की प्रतियां हिंदी में छपी थी 1955 यानी 1955 में। देखिए, इस योजना के अंतर्गत पूंजीगत माल तैयार करने वाले भारी उद्योगों में निवेश पर जोर दिया गया। देखिए, मैंने बताया ना, और इस योजना का विकास का लक्ष्य 4.5% जबकि वास्तविक प्राप्ति 4.21%, थोड़ा सा कमजोर हुआ। हम लोगों ने बहुत तेजी से उड़ने का प्रयास किया, थोड़ा कोई दिक्कत नहीं इससे। इस योजना के समय टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, वेरी इंपॉर्टेंट, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एक अनुसंधान संस्थान के रूप में स्थापित किया गया। किसके? अनुसंधान संस्थान के रूप में। इस पंचवर्षीय योजना के तहत आवंटित की गई कुल राशि कितनी थी? 4,800 करोड़ रुपए की थी। कितनी थी? 4,000। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये राशि आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। आपके एग्जाम में पूछेगा किस मॉडल पर आधारित थी, अध्यक्ष कौन था, और इस योजना को भौतिकतावादी योजना के नाम से भी जाना जाता है। अब जो मैं बता रहा हूं वो पूछेगा, इस योजना के अंतर्गत दुर्गापुर कहां है? पश्चिम बंगाल में। राउरकेला, दुर्गापुर, राउरकेला तथा भिलाई में इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। ये इंपॉर्टेंट है। दुर्गापुर, राउरकेला तथा भिलाई में, मैंने लिखाया ना कौन किस देश के सहयोग से, आप लोग औद्योगिक क्षेत्र वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको वहां मिलेगा। दुर्गापुर, राउरकेला तथा भिलाई में इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए बात करेंगे नेक्स्ट, तृतीय पंचवर्षीय योजना। देखिए साथियों, तृतीय पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ कि हम बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे थे और आपको पता होगा तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक है। कब? 1961 से 1966 तक है तृतीय पंचवर्षीय योजना। लेकिन मुद्दे की बात है किसी बीच भारत देश ने बड़ी समस्याएं झेली हैं। भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, भारत चीन का युद्ध हुआ और साथ ही साथ अकाल की इतनी बड़ी समस्या आ गई कि हमारी जीडीपी डगमगा गई। हमने उद्देश्य अच्छे बनाए, कार्य करने का अच्छा प्रयास किया। आप बताओ कि आपके पास अच्छा पैसा हो, आपने अच्छा खासा उद्देश्य बना ली, स्कीम बना ली, प्लान कर लिया, लेकिन अचानक ऐसा कुछ हो जाए वो पैसा किसी दूसरे क्षेत्र में चला जाएगा तो आपके जो उद्देश्य या नियम कानून आपने बनाया है उसका सही तरीके से प्रतिपादन नहीं हो पाएगा, और सही तरीके से प्रतिपादन नहीं हो पाएगा तो देश का विकास अवरुद्ध होगा। देखिए, यह योजना जे सैंडी या जॉन सैंडी सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। ये कभी कभी नाम आपके एग्जाम में पूछ लेगा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने दिया था, तो जे सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती ने दिया था। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा जी थे। कौन थे? इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू 1961 के आसपास भी देश के प्रधानमंत्री थे, तो उसके बाद ही खत्म होते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं इस योजना के अंतर्गत आत्मनिर्भर, ये इंपॉर्टेंट है, आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्ति के कृषि तथा उद्योग को ऊर्जा पर विशेष बल दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर बनने की बात भारत में सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। और इंडस्ट्री के लिए इसमें पहले एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनाई गई, कौन सी? बोकारो में सोवियत संघ के सहयोग से, बात मैंने आपको लिखाई है, बोकारो में सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। साथ ही साथ इस योजना के समय हरित क्रांति को लाया गया। क्यों लाया गया? क्योंकि देश में 1965-66 के आसपास बहुत ज्यादा अकाल पड़ गया था, देश में खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हो गई थी, तो हरित क्रांति का मतलब होता है खाद्यान्न को बढ़ाने के लिए क्रांति लाई गई। और
भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? एफसीआई यानी भारतीय खाद्य निगम की स्थापना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई की स्थापना की गई। कब की गई? 1964 में, 1964 में। और हरित क्रांति, अगर भारत में हरित क्रांति की जनक की बात करें तो एमएस स्वामीनाथन। कौन? एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगर विश्व स्तर पर बात करें, विश्व स्तर पर बात करें तो नॉर्मन ई बोरलॉग। कौन? नॉर्मन ई बोरलॉग को विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। किसको? नॉर्मन ई बोरलॉग को विश्व स्तर पर हरित क्रांति का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। ठीक है साथियों, तो यह योजना का जीडीपी विकास लक्ष्य 5.6% डिसाइड किया गया था और प्राप्ति कितना हुई? 2.8%। यह योजना एक असफल योजना थी। कैसी योजना थी? यह एक असफल योजना थी। असफल का क्या कारण था? आगे कारण भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। देखिए, यह योजना के विफल होने के कारण थे। इस योजना के विफल होने के 3 मुख्य कारण थे। क्या था? भारत चीन युद्ध 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ, आप सबको पता है। नेक्स्ट, भारत पाकिस्तान, और 1965-66 का सूखा। तीनों चीज मैंने आपको बता दी। अब क्या हुआ साथियों कि हम 5.6 से नीचे घट करके कितने पर आ गए? 2.84% पर आ गए। तो आप अंदाजा लगाइए कि हमारा कितना नुकसान हुआ। इसके वजह से देश में योजनाएं नहीं चल पाई। समझने का प्रयास करिएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना को 3 वर्षों के लिए स्थगित कर दिया गया। 1967 से 1969 तक कोई भी योजना लागू नहीं की गई। इस समय अंतराल को अनवरत योजना कहा जाता है, प्लान हॉलीडे कहा जाता है। गुनार मिल्टन ने इसके बारे में बताया था। तो कहने का मतलब है कि जब देश में पैसा ही नहीं है, जीडीपी ही नहीं है, तो हम कौन सी योजना को चलाएंगे? तो इसके लिए योजनाएं नहीं बन पाई। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद चौथी पंचवर्षीय योजना सामने आती है। ये भी योजना थोड़ा अच्छी है। चौथी पंचवर्षीय यह योजना अशोक रुद्र और एएस मान्य मॉडल पर आधारित थी। देखिए, अशोक रुद्र और एएस मान्य जो अर्थशास्त्री हैं, उनका मानना है कि कृषि का बहुत व्यापकता से विकास किया जाए, कृषि का विकास किया जाए, साथ ही साथ पशुपालन का विकास किया जाए। इसीलिए इसके अंतर्गत किसानों के विकास के लिए पहली बार 14 बैंक्स का राष्ट्रीयकरण किया गया। 14 बैंक का क्या लिखा हुआ है इसमें? 14 बैंक का क्या किया गया? राष्ट्रीयकृत किया गया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और साथ ही साथ श्वेत क्रांति का उद्भव हुआ। साथ ही साथ श्वेत क्रांति यानी ऑपरेशन फ्लड का उद्भव हुआ। आपको पता होना चाहिए इस योजना की अध्यक्षता इंदिरा गांधी और उपाध्यक्ष डीआर गॉडगिल ने किया था। किसने किया था? डीआर गॉडगिल, ये भी अर्थशास्त्री ही हैं। और इस योजना ने सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और वे 14 बैंक जिसका कैपिटल यानी पूंजी कितनी थी? 50। ये बात मैंने आपको बता दिया है। जिसकी पूंजी 50 करोड़ से ज्यादा थी, उन सभी बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया। देखिए साथियों, जब प्राइवेट बैंक होते हैं तो अपने हिसाब से काम करते हैं, लेकिन जब राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है ना, तो सरकार के हिसाब किताब से चलने का प्रयास करते हैं। सरकार के हिसाब किताब से चलने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, इस योजना का जीडीपी लक्ष्य 5.6% डिसाइड किया और प्राप्त होने वाला वास्तविक कितना था? 3.3%। ठीक है, और इसी योजना के अंतर्गत भारत में इसरो की स्थापना की गई। कब? 1969 में भारत में इसरो की स्थापना की गई, जो आपका स्पेस रिसर्च सेंटर है, उसकी स्थापना की गई, इसरो का। ठीक है, तो इसरो की स्थापना किस योजना के अंतर्गत की गई है? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसरो की स्थापना की गई है। यह बात आप लोगों को एकदम क्लियर फैक्ट्स पता होना चाहिए। चलिए आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट, पांचवी यानी पंचम पंचवर्षीय योजना 1974 से 78।
आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ 74 से 79 होना चाहिए, लेकिन यह योजना अपने एक साल पहले समाप्त हो गई, क्योंकि भारत में चुनाव हुआ। नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने इस योजना को ही समाप्त कर दिया और उन्होंने वहां से रोलिंग प्लान अनवरत योजना शुरू की। जी गुन्नार मेडल ने आसियान ड्रामा एक पुस्तक लिखी है। गुन्नार मेडल ने आसियान ड्रामा एक पुस्तक लिखी है और उस पुस्तक में इन्होंने अनवरत योजना पर विचार किया। देखिए, यह योजना डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। किस मॉडल पर आधारित थी? तो यह योजना डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। डीपी धर मॉडल पर आधारित थी यह योजना, और इसकी अध्यक्षता इंदिरा गांधी ने और उपाध्यक्ष डीपी धर ने किया था। जाहिर सी बात है, डीपी धर का मानना था कि गरीबी निवारण कैसे हो, गरीबी को कैसे हटाया जाए, और इसीलिए कहा जाता है इस योजना में कृषि उत्पादन और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। कृषि उत्पादन और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। कौन सी योजना में? पांचवी यानी पंचम पंचवर्षीय योजना में। और जीडीपी का लक्ष्य 5.6% डिसाइड किया था और 4.28% प्राप्ति हुई। यह योजना समय से पूर्व ही समाप्त हो गई। क्यों? क्योंकि 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई ने इसे 2 वर्ष तक चलाया तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली को प्रथम बार पेश किया गया था। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली जो आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, इसी के अंतर्गत स्थापना की गई। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस योजना के अंतर्गत क्या हुआ? गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। किसका नारा दिया गया? किसका नारा दिया गया? जी हाँ, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में पूछेगा किस योजना के अंतर्गत भारत में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? तो पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। और साथ ही साथ सारी चीजें ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट की। अब छठी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं साथियों, क्योंकि 2 साल तक कोई योजनाएं नहीं चली, रोलिंग प्लान चला गया, तो मैंने आपको बता दिया। छठी पंचवर्षीय योजना, छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985। साथियों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर 5वीं पंचवर्षीय योजना तक आपके एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप, हो सकता है आपके दुर्भाग्य हो, लेकिन आपको बता देना चाहता हूं, पहली पंचवर्षीय योजना से 5वीं पंचवर्षीय योजना तक 90% क्वेश्चन आते हैं। अगर पंचवर्षीय योजना से पूछा जाएगा तो 6 से लेकर 12 तक कम ही क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन पहली पंचवर्षीय योजना से 5वीं पंचवर्षीय योजना को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करिएगा। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना से 5वीं पंचवर्षीय योजना को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कवर करिएगा। देखिए, छठी पंचवर्षीय योजना क्या हुआ? इंदिरा गांधी जी फिर चुनाव कराया गया, मोरारजी देसाई जी हट गए और इंदिरा गांधी जी पुनः भारत की प्रधानमंत्री दूसरी बार बनती हैं। कब? पुनः भारत की दूसरी बार प्रधानमंत्री बनती हैं। तो हुआ क्या? इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों में रोजगार का विस्तार करना। क्या? रोजगार का विस्तार करना, जन उपभोग की वस्तुओं को तैयार करना तथा कुटीर एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देना था। कुटीर एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देना था। आप लोगों ने औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत पढ़ा है, 1977 में एमएसएमई सेक्टर का विकास किया गया और प्रत्येक जिले में डीआईसी की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष इंदिरा गांधी तथा उपाध्यक्ष एनडी तिवारी थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? इंदिरा गांधी तथा उपाध्यक्ष एनडी तिवारी, नारायण दत्त तिवारी थे। ग्रामीण बेरोजगारी के उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रम आईआरडीपी, एनआरईपी, ट्राइसेम, द्वारका, राइसेल लागू किए गए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देखिएगा, मानक व्यक्ति वर्ष, स्टैंडर्ड पर्सन ईयर को रोजगार मानने के लिए अपनाया गया। स्टैंडर्ड पर्सन ईयर का मतलब है एक समय बनाया गया कि अगर आप एक वर्ष में 90 दिन रोजगार करते हैं तब आप बेरोजगार नहीं। ये थोड़ा प्रोत्साहन देने की बात थी देश के नागरिकों की, यानी अगर आप एक साल में 365 दिन में 100 दिन या 90 दिन का रोजगार पाते हैं सरकार की ओर से, तब आप बेरोजगार नहीं हैं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति प्रत्येक दिन
8 घंटे 273 दिन तक रोजगार करने में रहता है तो उसे मानक प्रतिवर्षीय रोजगार माना जाएगा। कितना? 8 घंटे रोज काम करे और कब तक काम करे? 273 दिन तक काम करे एक साल में, तो वह मानक रोजगार के हिसाब से अच्छे तरीके से काम कर रहा है। मानक रोजगार के हिसाब से अच्छे तरीके से काम कर रहा है। इस योजना का विकास का लक्ष्य 5.2% था और वास्तविक 5.06%। थोड़ा लेकिन ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं था। यानी यहाँ पर क्या हुआ, उत्पादन को बढ़ाने की बात की गई। ठीक है, जो 7वीं पंचवर्षीय योजना में है, 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्रौद्योगिकी का विकास किया गया, आधुनिकीकरण का विकास किया गया, ऊर्जा प्रबंधन पर जोर दिया गया। गरीबी बेरोजगारी अब लगातार यहाँ से चलती रहेगी, इसलिए यहाँ पे कोई विशेष कॉमन बात, सारी बातें कॉमन हो जाती है। इसलिए आपके एग्जाम में मैंने बताया ना, 6वीं पंचवर्षीय योजना से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित ज़्यादा प्रश्न नहीं आते। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें लगभग कॉमन सी हो जाती हैं। वही गरीबी हटाओ, बेरोजगारी, पोषण का स्तर सुधारना। आइए देख लेते हैं आगे 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक चली। यह योजना वास्तु मजदूरी मॉडल पर आधारित थी। वास्तु मजदूरी मॉडल, जे.आर. गॉडगिल मॉडल भी इसको कहते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है। इसके अध्यक्ष कौन थे? राजीव गांधी जी, आपको पता है, और आपके भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह इस योजना के उपाध्यक्ष थे और इस योजना का सूत्रपात भी उन्होंने किया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ही इस योजना का सूत्रपात भी किया था और इसके अध्यक्ष भी कौन थे? राजीव गांधी जी थे। अब देखिए यहां पर क्या हुआ कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक उत्पादकता बढ़ाना। आप ये बताओ, अगर उत्पादकता बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, इसका मतलब रोजगार भी बढ़ेगा। और अगर रोजगार बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो कृषि क्षेत्र का विकास भी करना पड़ेगा। डिमांड बढ़ेगी, वस्तुएं महंगी होंगी और देश का विकास भी होगा। यानी एक अच्छा और सुदृढ़ बेहतरीन मॉडल अगर कहें तो 7वीं पंचवर्षीय योजना से देश के विकास में गति उत्पन्न होती है। ठीक है, अनाज का उत्पादन और रोजगार के अवसर पैदा करना, मतलब बात तो एक ही है। वही मैंने बताया कि अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो आपको प्राथमिक क्षेत्र का विकास भी करना पड़ेगा, अनाज का उत्पादन भी ज्यादा करवाना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको रोजगार भी बढ़ाना पड़ेगा। रोजगार भी बढ़ाना पड़ेगा। तो हुआ क्या कि स्थापना की गई। इस योजना का जीडीपी विकास लक्ष्य 5% रखा गया था और मिला कितना? 6%। आप देख सकते हैं कितना रखा गया था? 5% रखा गया था, मिला कितना? 6%। यानी देश विकास की ओर अग्रसर होगा। ठीक है, लेकिन यहां क्या हुआ? 1990, 91 और 91-92 के लिए नई सरकार ने 2 वर्ष के लिए वार्षिक योजनाओं को लागू किया, क्योंकि नई नई सरकारें बनी। यहां पर हुआ यूं कि आर्थिक मंदी आई थी। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंदी कब? 1989 में, 1989। और यहाँ पर क्या हुआ कि भारत की राजनीति में स्थिरता नहीं बन पाई। प्रधानमंत्री आए गए बीच में यहाँ 3-4 सालों में, इसलिए अच्छी तरीके से योजनाओं का क्रियान्वयन भी नहीं हो पाया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 8वीं पंचवर्षीय। ये योजना आपके एग्जाम की, यह योजना आपके एग्जाम के लिए और योजनाओं के हिसाब के मुकाबले ज़्यादा जरूरी है और आपको इसको अच्छे तरीके से कवर भी करना पड़ेगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो यह योजना 1992 से 97 के बीच चलाई गई और यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है। कौन सी? जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है। इनका मानना है कि रोजगार के विकास के साथ साथ महिलाओं का भी विकास किया जाए, तभी देश अच्छे और उच्च क्वालिटी से विकास कर सकता है। रोजगार के विकास के साथ साथ महिलाओं का भी विकास किया जाए, तभी देश अच्छे और उच्च क्वालिटी के साथ विकास कर सकता है। तो यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना के अध्यक्ष पीवी नरसिम्हा राव तथा उपाध्यक्ष प्रणब मुखर्जी थे। इस योजना के अध्यक्ष कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव और उपाध्यक्ष कौन थे? प्रणब मुखर्जी थे। इस योजना का मूलभूत उद्देश्य मानव का विकास करना था। किसका विकास करना था? मानव का विकास करना था। और इसी योजना के अंतर्गत भारतीय महिला कोष की स्थापना की गई। भारतीय
भारतीय महिला कोष की स्थापना की गई कब? 1993 में, 1993 में। और साथ ही प्रधानमंत्री रोजगार योजना का सृजन किया गया साथियों, प्रधानमंत्री रोजगार योजना का सृजन किया गया, प्रधानमंत्री रोजगार योजना का सृजन किया गया। इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना का सृजन कब किया गया? 1994 में। ठीक है, इस योजना का विकास का लक्ष्य 5.6% डिसाइड था, जबकि वास्तविक प्राप्ति 6.66%। बहुत अच्छा, एकदम जबरदस्त काम किया गया। ठीक, और देखिएगा, इस योजना के अंतर्गत आर्थिक समृद्धि, रोजगार और उदारीकरण पर बल दिया गया। उदारीकरण का बल का मतलब है इस योजना में कोई भी विदेशी निवेशक भारत में निवेश कर सकता है। बहुत सामान्य से फॉर्मेलिटीज अदा करनी पड़ती है लाइसेंसिंग के लिए, ज़्यादा बहुत जटिल प्रक्रिया नहीं थी, और इससे देश का विकास ठीक हो। इस योजना के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए स्थिर विकास को एक सहारा मिला और विदेशी कर्ज दूर करने के लिए अनेक कदम उठाए गए। इसी समय भारत ने 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। क्यों? क्योंकि 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना ही हुई। 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना ही हुई, तो 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया। 1 जनवरी 1995 को भारत क्या हुआ? विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। तो देखिए, आइए बात करते हैं आज के सेशन का नेक्स्ट, 9वीं पंचवर्षीय योजना। क्या? 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक। कब से कब तक? अब कोई गैपिंग नहीं हुई है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद इसको समाप्त कर दिया गया, नीति आयोग लागू किया गया, वहां पर अलग तरीके से काम हो रहा है। यह योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी साथियों। आगत निर्गत मॉडल का मतलब होता है आयात निर्यात। आगत निर्गत मॉडल का मतलब होता है आयात निर्यात, व्यापार से संबंधित। अटल बिहारी वाजपेयी जी इसके अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष थे कौन? यशवंत सिन्हा। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी इसके अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष कौन थे? यशवंत सिन्हा थे। इस योजना का मूल उद्देश्य घरेलू मानव संसाधन में वृद्धि करना, बड़े पैमाने पर रोजगार का उत्पादन करना, कीमतों को स्थिर करना, तेजी से औद्योगिकरण करना और गरीबी को कम करने पर ध्यान देना था। यानी वही कॉमन सी बात है, देश का विकास करना है, औद्योगिकरण को बढ़ावा देना है, गरीबी को दूर करना है, स्थिर कीमतें रखना है, कीमतों में उतार चढ़ाव नहीं होने देना है, ये सारी चीजें। इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जीडीपी का विकास लक्ष्य 6.5%, जबकि वास्तविक प्राप्ति 5.5% हुई। क्यों जानते हैं? क्योंकि यहां पर 1999 में भारत का पाकिस्तान से युद्ध हुआ। पाक युद्ध हुआ था ना कारगिल में, 1999 में पाक युद्ध हुआ कारगिल में। ठीक है, देखो, इस योजना के अंतर्गत नवरत्न कंपनियों की आधारशिला रखी गई। जो वर्तमान में नवरत्न कंपनियां, मैंने आपको बताया था नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान समय में 14 है। इसकी आधारशिला रखी गई थी 1997 में। और याद रखिएगा, इसी योजना के अंतर्गत आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत केसीसी योजना की शुरुआत की गई थी 1998-99 में। केसीसी का मतलब जो किसानों के लिए सस्ते कर्ज मुहैया कराता है, जो किसानों के लिए सस्ते कर्ज मुहैया कराता है, केसीसी योजना। तो इसी योजना के अंतर्गत नवरत्न कंपनियों की आधारशिला रखी गई और 1998-99 में केसीसी योजना की भी शुरुआत की गई किसानों के लिए। ठीक है, तो आइए बात करेंगे आज के सेशन का नेक्स्ट और 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय, ये भी इंपॉर्टेंट है, यह 2002 से 2007 तक। अब हम लोग नए 21वीं सदी में आ गए, 2002 से 2007 तक। आपको पता होगा कि 2002 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो अध्यक्ष तो वही होंगे। तो इस योजना का अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी तथा उपाध्यक्ष केसी पंत थे। कौन थे? केसी पंत इसके उपाध्यक्ष थे और अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। इस योजना का उद्देश्य क्या था? इस योजना के निम्न लक्ष्य निर्धारित थे। यह भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें लक्ष्यों की बात करें, देखिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। योजना काल के दौरान जीडीपी में वृद्धि दर कितना पहुंचाना? 8%। कितना? 8%। निर्धनता अनुपात को 2007 तक कम करके 20% पर लाना
क्योंकि भाई नहीं ला पाए, क्योंकि 2011 में भी जो निर्धनता का अनुपात था वह 21.5% लोग भारत में क्या थे, गरीब थे। प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना, सब पढ़े सब बढ़े, शिक्षा का जो कानून लागू किया गया 2005 में, वह इसी योजना के अंतर्गत लागू किया गया। पीने योग्य पानी की पहुंच को सभी ग्रामों तक कायम करना, ये सब लक्ष्य थे, पूरे हुए नहीं हुए। जनसंख्या वृद्धि को कम करना, साक्षरता को 60 से 75% करना, वो भी नहीं हुआ। इस योजना का विकास 8% और प्राप्ति अच्छा 7.7%। अच्छा काम किया, बिल्कुल नो डाउट भाई। 8% अगर आप लक्ष्य रख रहे हैं, इस समय तो माइनस में है, तो 7.7% पाना बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने 8% लक्ष्य रखा, अच्छे तरीके से उस पर काम किया, वर्क किया और आपको काम मिला। ठीक, चलिए अब 11वीं पंचवर्षीय योजना, क्या 11वीं पंचवर्षीय योजना साथियों, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के बीच हुई। 2007 से 2012 के बीच हुई, तो यहां पर ये योजना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, सॉरी साथियों, इस योजना के अध्यक्ष मनमोहन सिंह तथा उपाध्यक्ष एम आहलूवालिया, यानी मोंटेक सिंह आहलूवालिया इसके उपाध्यक्ष थे। अब क्या हुआ कि मोंटेक सिंह आहलूवालिया लगातार बने रहे उपाध्यक्ष के पद पर। इस योजना का उद्देश्य क्या था, तेजी से समावेशी विकास करना। क्या, तेजी से समावेशी विकास करना। कृषि क्षेत्र में 4% की वृद्धि करना, तेजी से समावेशी विकास करना, कृषि क्षेत्र में 4% की वृद्धि करना। आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत की गई। कौन सी योजना की, आम आदमी बीमा योजना की। और इसी के अंतर्गत महारत्न कंपनी की शुरुआत की गई। किसकी, जो महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है, कब से शुरुआत की गई, मई 2010 से, जो कि इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान समय में साथियों महारत्न कंपनियों की बात करें तो कितनी है, 10 है। ये मैंने आपको करा दिया है, आप औद्योगिक क्षेत्र को पढ़ करके चीजों को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, ओके। अब देखिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, जो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना दिए जाते हैं गांवों को, जहां पे ज्यादा विकास किया जाता है, जहां पर जनजातीय आबादी ज्यादा होती है, एससी कास्ट ज्यादा होता है, शेड्यूल कास्ट ज्यादा होता है, तो वह अनुसूचित जाति ज्यादा होती है, तो उसके विकास के लिए प्रधानमंत्री ग्राम में आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई। अच्छे तरीके से विकास की बात भी होती है। और याद रखिएगा, इसी योजना के अंतर्गत 2009 में किसानों का कर्ज माफ किया गया था। संपूर्ण भारत में किसानों का कर्ज माफ किया गया था। किसानों का कर्ज संपूर्ण भारत में माफ किया गया था। किसानों का कर्ज संपूर्ण भारत में माफ किया गया था इसी योजना के अंतर्गत 2009 में, चुनाव से ठीक पहले। सभी के लिए आधारभूत भौतिक संरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा सेवाएं उपलब्ध करवाना। देखिए आधारभूत चीजें क्या होती हैं, आवास मिल जाए, स्वास्थ्य अच्छा हो, चिकित्सा व्यवस्था अच्छी हो, शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, पेयजल की व्यवस्था अच्छी हो, यही तो लोगों की आकांक्षा होती है। जीडीपी विकास दर 9% रखा गया था, प्राप्ति कितना हुई, 7.79% की। देखिए साथियों, राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी तभी तो कहती है कि हमारे कार्यकाल में अच्छा विकास हो रहा था, अब तो विकास चाहूंगे। बिल्कुल सत्य है, आपके सामने डाटा है। 9% लक्ष्य रखा, प्राप्ति 8% के आसपास की, यानी 8% प्रत्येक वर्ष के हिसाब से भारत की जीडीपी ग्रो कर रही थी, लेकिन वैसा अब नहीं कर रही है। अब तो कोरोना की वजह से एकदम हम लोग नेगेटिव में चले गए हैं। तो साथियों आइए बात कर लेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक का टाइम है, लेकिन इस योजना को 2014 में 13 अगस्त 2014 को समाप्त कर दिया गया। कब, 13 अगस्त 2014 को इस योजना को समाप्त कर दिया गया। 13 अगस्त 2014 को। इस योजना के अध्यक्ष मनमोहन सिंह जी तथा उपाध्यक्ष वही थे, मोंटेक सिंह आहलूवालिया। यह योजना पूर्ण रूप से समावेशी विकास पर केंद्रित थी तथा इसकी थीम थी तीव्र समावेशी एवं सतत विकास। समावेशी विकास का मतलब होता है सबका विकास। समावेशी विकास का मतलब क्या होता है, सबका विकास। तीव्र समावेशी एवं सतत विकास की बात की गई, और समावेशी विकास का मतलब होता है सबका विकास।
यानी यहाँ पे समाजवादी का बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयोग किया गया। इस योजना में गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए विशेष जोर दिया गया ताकि योजनाओं में निर्धारित 10% की विकास दर को हासिल किया जा सके। कितना विकास दर निर्धारित कर दिया गया? 10%। वाह क्या बात है। लेकिन हुआ नहीं ऐसा, कुछ कारणों से हो नहीं पाया। सरकार द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना, समेकित बाल शिक्षा कार्यक्रम, मिड डे मील योजना, मनरेगा योजना, सर्व शिक्षा अभियान इत्यादि योजनाओं को लागू किया गया। ये इंपॉर्टेंट है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, समेकित सारी चीजें। और एक चीज, महिलाओं को मद्देनजर रखते हुए सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया, स्पोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एक्सप्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन जैसी योजनाओं की भी शुरुआत की गई। तो साथियों, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना भी हमारे और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, शानदार हैं और सारी चीज़ें यहाँ से आपके एग्जाम में मिलने वाली हैं। चलिए आइए 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में और देखते हैं। और क्या हुआ? महिलाओं के लिए काम किया गया, बच्चों के लिए काम किया गया, बुजुर्गों के लिए काम किया गया, शिक्षा पर काम किया गया, रोजगार पर काम किया गया, मजदूरों के लिए काम किया गया, श्रमिकों के लिए काम किया गया, गरीब कल्याण पर काम किया गया। बहुत ही अच्छी और व्यापक योजनाएं थी, तभी तो हमने विकास का लक्ष्य 10% रखा था। देखिए अब आगे बढ़िए। किसानों एवं कृषि हेतु वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड, नीम कोटेड यूरिया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी शुरुआत की गई। मतलब किसानों की भी अच्छी उपज करने के लिए नीम कोटेड यूरिया का मतलब होता है अब जो यूरिया आती है वो संपूर्ण रूप से किसानों के खेत में काम कर जाएगी। नहीं तो कुछ यूरिया अमोनिया के रूप में बाहर चली जाती थी, जिससे किसानों का नुकसान होता था। 12 से 13% यूरिया में जो नाइट्रोजन था वह अमोनिया में बदल करके बाहर चला जाता था। तो नीम के कोटेड हो गया, नीम का लेपन हो गया उस पर यूरिया पर, तो क्या होती अमोनिया नहीं बन पाती है, वो बाहर नहीं हो पाता है। और इसी के अंतर्गत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू की गई। सिंचाई की व्यवस्था के लिए नलकूप की व्यवस्था, सरकारी नलकूप, नहरों को आपस में जो दूर तक फैलाना, नदियों को आपस में जोड़ करके बांध बनाना, वहां से नहरें निकालना, ये प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का मुख्य उद्देश्य है। फसल बीमा योजना का मतलब है कि यहाँ पे किसानों के फसल का बीमा भी कराया गया जाता है। जैसे प्राकृतिक आपदा के कारण आग लग जाती है, मान लीजिए बाढ़ आ जाता है, सूखा आ जाता है, आपका ओलावृष्टि हो जाती है, तो आपके फसल नुकसान हो जाते हैं, तो सरकार क्या करती है? आपके फसल की भरपाई भी करती है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की भी शुरुआत की गई। देखिए विकास तो 10% लक्ष्य रखा, लेकिन प्राप्ति कितनी हुई? 8% की हुई। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, अब देखिए भारत में वर्तमान मोदी जी की सरकार ने पंचवर्षीय योजना को 2017 से बनाना बंद कर दिया। इस प्रकार सोवियत रूस की नकल पर बनाई जा रही पंचवर्षीय योजना के माध्यम से देश की आर्थिक नियोजन प्रणाली को बंद कर दिया गया। यानी यह सोवियत संघ के नियम से लिया गया, सोवियत संघ रूस से लिया गया पंचवर्षीय योजना का कार्यक्रम, और जो क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। नियोजन जो प्रणाली थी उसको बंद कर दिया गया। इस प्रकार 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कहलाई। भले ही इस योजनाओं को बंद कर दिया गया, परंतु भारत के सतत आर्थिक विकास के लिए नीति आयोग का गठन कर दिया गया। योजना आयोग हुआ तो कोई बात नहीं, योजना आयोग बंद कर दिया गया तो योजनाएं भी बंद हो गई, लेकिन नीति आयोग का गठन कर दिया गया। अब नीति आयोग क्या करता है? जो आर्थिक गति को रूप देने के लिए, अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार के लिए कार्यकारी नीति दृष्टि प्रदान करने और आकस्मिक मुद्दों पर समाधान करने में निर्णय लेता है, सक्षम होता है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को सरकार के थिंक टैंक के रूप सॉरी दोस्तों। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं नीति आयोग की। किसकी बात कर लेते हैं? नीति आयोग की बात कर लेते हैं। चलिए देखिए नीति आयोग में हम लोग क्या देखते हैं। नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है तथा यह आयोग जवाहरलाल नेहरू के युग में शुरू की गई योजना आयोग का प्रतिस्थापन है। जो योजना आयोग था उसको हटा करके नीति आयोग कर दिया गया। हम लोग नीति आयोग को इंग्लिश में नीति आयोग भले ही पढ़ते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के रूप में नीति आयोग को जाना जाता है। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तथा वर्तमान उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। कौन है? वर्तमान उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं।
और नीति आयोग के पहले अध्यक्ष की बात करें तब भी नरेंद्र मोदी थी। नीति आयोग भी संविधानेतर संस्था है, क्योंकि ऐसा मत कह देना कि संविधान में इसका उल्लेख है, बिल्कुल नहीं। संविधानेतर संस्था, संविधान से इतर संस्था नीति आयोग भी है, नीति आयोग भी है। ठीक है, चलिए अब देखिए नीति आयोग के उद्देश्य निम्नलिखित है। क्या है? ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं बनाना, ग्रामीण स्तर पर एकदम जमीनी स्तर पर देश का विकास करने के लिए एक अच्छी, उच्च और कुशल योजनाओं को बनाना नीति आयोग का प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा, राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों पर आर्थिक राजनीतिक निर्णय बनाना या नियम कानून बनाना। प्रमुख हितधारकों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक ग्रुप जैसे शैक्षिक नीतियों अनुसंधान के बीच को प्रोत्साहित करना, विकास एजेंडा के रूप में कार्य करना, राज्यों को कला समाधान के रूप में स्थापित करना। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, तो वर्तमान सीईओ कौन है? अमिताभ कांत है। देखिए साथियों, यहाँ पर नीति आयोग अपना कार्य है 3 भागों में बांट दिया है। 3 वर्षीय नीति आयोग ने अपना कार्य 3 भागों में बांट दिया है। क्या बांटा है? देखिए बताते हैं। अपना कार्य 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा, 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा, 7 वर्षीय रणनीति तथा 15 वर्षीय विजन के हिसाब से कार्य कर रहा है। 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा, 7 वर्षीय रणनीति तथा 15 वर्षीय विजन के हिसाब से काम कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, इंडियन इकोनॉमी का यह पूरा सेशन आपके एग्जाम के लिए सारा सब कुछ समाप्त कर दिया गया है। कुछ चीज़ें योजनाओं से संबंधित है जो कि करंट में आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, और साथ ही मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ हर टॉपिक का PDF आपको इस सप्ताह में मिल जाएगा। इस सप्ताह के अंत तक हर टॉपिक के सामने आपको PDF नजर आएंगे। आप लोग अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को करें, तैयारी को करते रहें, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी से सभी संतुष्ट होंगे। मैं आशा करता हूं कि मैंने आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से कम समय में और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू सिलेबस के अनुरूप मैंने आपको इकोनॉमी पढ़ाने का प्रयास किया है। ठीक है साथियों, 12 लेक्चर है, लेकिन वैसे 20-22 घंटे की क्लास है पूरी, छोटे बड़े लेक्चर भी है। तो साथियों, इसी के साथ मैं आज की क्लास को अंत करता हूँ। अब इंडियन इकोनॉमी आपका आज से यही समाप्त होता है। आप सभी को आपने साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने स्टडी 91 पर विश्वास किया, और साथियों साथ ही मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप अपने एग्जाम में जरूर सफल होंगे, और आपको आपकी सफलता की अग्रिम बधाई। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।